धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वीर कृष्ण साहब, इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय डॉक्टर अतीश रानी बाबा साहिबा जी, आदरणीय प्रोफेसर CH अन्नपूर्णा जी और हिंदी के सभी प्राचार्यगण और उपस्थित सभी लोग, मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ आने का अवसर दिया है। इतनी विद्वतापूर्ण बातें मित्र साहब और सलीम साहब से सुन के मुझे लग रहा है मैं यहाँ ऑड मैन आउट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद आता है गोस्वामी जी ने लिखा, लघुमती मोरी चरित अवगाहा, यानी मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और मुझे एक बहुत मुश्किल काम और दखनी जैसे विषय पर बोलने के लिए आज यहाँ खड़ा कर दिया गया है। लेकिन छोटी उम्र का एक बच्चा जब घर में अपनी तोतली जबान में कुछ भी कहता है तो हम उसके गुण अवगुण पर न जाकर तालियां बजाकर उसका उत्साह वर्धनी करते हैं। और यहाँ खड़े होकर मुझे उस तोतले बच्चे जैसी अनुभूति हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस दृष्टता को भी जो यहाँ के विद्वद्गण हैं वो क्षमा करेंगे। मैं आत्माराम जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उस संगोष्ठी से जोड़ा और विशेषकर अपने बड़े भाई FM सलीम साहब का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं तकनीक को कुछ समझ सकूं, जिनकी प्रेरणा से मैंने श्री राम शर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना आदि की किताबें पढ़ी और मैं समझ सका कि दखनी और हिंदी में बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों एक ही पेड़ की अलग अलग शाखाएं हैं, या कहें कि एक ही जड़ से अलग हुई शाखाएं हैं। तो इन सब के प्रति आभार जताते हुए, किसी भी विकास यात्रा में कई सहायक तत्व होते हैं। हिंदी के विकास में भी हिंदी की उपभाषा और बोलियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दखनी तो वह वृक्ष है जिसका सहारा लेकर हिंदी रूपी बेल मजबूत और समृद्ध हुई है। जब हम त्रिवेणी की बात करते हैं तो गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष है, लेकिन सरस्वती जो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखती, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी के विकास में भी ऐसे ही कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलियों और भाषाओं का योगदान रहा है और दखनी का तो विशेष योगदान रहा है। बात यदि आधुनिक हिंदी के विकास में दखनी की भूमिका की करें तो विगत 100 वर्षों में जिन साहित्यकारों ने दखनी की अलग जगह रखी, उनमें सुलेमान खतीब का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1922 को भारत के कर्नाटक जिले के बीदर जिले के चिटकुप्पा में एक खतीब परिवार में हुआ था। खतीब उनके परिवार को मिली उपाधि थी जिसे मोहम्मद सुलेमान ने अपने नाम के साथ तकल्लुस के रूप में अपनाया। उनका बचपन खुशहाल नहीं रहा। 1.5 साल की उम्र से भी पहले उनके माँ और पिता दोनों का देहांत हो गया। बचपन बहुत गरीबी में बीता। उन्होंने खुद लिखा कि 10 वर्ष की उम्र तक उन्होंने जूता नहीं पहना था, टोपी नहीं पहनी थी। किसी दिन किसी अमीर बच्चे की टोपी सर पर रखने को मिली तो बहुत खुश हुए। गरीबी की वजह से घर पर तालीम का माहौल भी नहीं था। बड़े भाई के दोस्त की बहन के यहाँ जाकर तालीम का इंतजाम हुआ। हालांकि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे रहे और कई स्कूल स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने अव्वल स्थान हासिल किया। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और हैदराबाद से एक पत्रिका में उन दिनों ही उनकी एक कविता भी छपी। मोहम्मद सुलेमान ने अपना बचपन गांव में बिताया था। उन्होंने गरीबी देखी थी। उन्होंने गांव के सुख दुख को जिस तरह से अनुभव किया वह उनकी शायरी में भी दिखने लगा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैंने दक्कन देश के एक छोटे से गांव में आंखें खोली। मेरा माहौल दखनी था, इसलिए मैंने दखनी जबान अपनाई। मेरी शायरी का मिजाज दखनी है, उसमें जो मिसालें दी जाती हैं वह भी दखनी है। रोजमर्रा दखनी है, रस्मो रिवाज दखनी है, जबान का बागपन भी दखनी है।
दखनी में लिखने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब दखनी में लिखना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे दिल की बात कही जा रही है। आज तक किसान की वकालत उर्दू में की जाती रही है। मैंने किसान का गीत किसान के ज़बान में लिखा है, हंसी मजाक के जरिए समाज के काले पहलुओं को सामने लाया है। सुलेमान खतीब के कई नज्म संवाद की शक्ल में हैं। एक नज्म की शुरुआत महबूब जी और महबूबी की आपसी बातचीत से होती है, जिसमें महबूब जी अपने महबूबी को मनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें भी जिस तरह के बिंब का प्रयोग सुलेमान खतीब ने किया है वह अनोखा है। महबूब जी कहते हैं, गले फुगाकू बैठी है, अच्छी सूरत जलाकू बैठी है, कल्ले गुस्से से लाल हो जा रही, धूप फटते ही फूला मुरझा रही, गाय को करवा करेला बन जा रही, मुंह को मकड़िया के जाले तन जा रही। और महबूबी उसे टालते हुए कहती है, छेड़खानी नको करो देखो, के जी नन्हे से छोकरी समझे, काय को सर पे उठाए फिरते सो, मंजे फूलों की टोकरी समझे। सुलेमान खतीब की कविताओं की विशेषता है कि आरंभ में हल्के मनोविनोद की बातें करके वह अपने पाठकों श्रोताओं को अपनी तरफ बांध लेते हैं और उसके बाद अपने असल मुद्दे पर आते हैं। इस नज्म में भी महबूबी अपनी गरीबी, राशन की दुकान में फैला भ्रष्टाचार, शासन की लापरवाही और अपनी मजबूरी का जिस तरह इजहार करती है, पढ़ने वालों के मन में इस बेचारी का एक दृश्य सा बन जाता है। वो कहती है, जाके राशन की शॉप को देखो, एक लंबी कतार में जैसे झोली लेको फकीर आए हैं, आंसू अंख्या में हाथ में पैसे, पाँव पड़ के गल्ला लेते हैं, क्या दयालु है मेरा अन्नदाता, पैसे ले को भीख देते हैं। काले बाजार में ये कल मुंह को कालिक लगा के रखते हैं, रोटी रोटी को ये भी तरसेंगे, मेरी रोटी छुपा के रखते हैं। क्या सवाबी है मेरी रोटी में, मिट्टी कंकर मिला के रखते हैं, हम तो रख लेंगे पेट पे पत्थर, पन के बच्चे बड़े सताते हैं, रोते उठते हैं भूखे रातों को, पानी दे दे के हम सुलाते हैं। लेकिन सुलेमान खतीब किसी बेचारगी के साथ अपनी नज्म को समाप्त नहीं करते। तमाम मुश्किलों के बाद भी सुलेमान खतीब किसानों को अपनी बाजुओं पर भरोसा और अपनी खेती से प्रेम का मंत्र देते हुए इस नज्म का अंत करते हैं। वो कहते हैं, जिसकी मुट्ठी में दाम है गोरी, वक्त उसका गुलाम है गोरी, जो कमीने के हाथ से पहुंचे ऐसी रोटी हराम है गोरी। चलो खेतियां हमें बुला रही, अपने रट्ठे से हम कमाएंगे, जिसकी मेहनत है उसकी नियामत है, सारी दुनिया को हम खिलाएंगे। मैं पसीने के हीरे फेरूंगा, तू भी मोतिया के खेता काटेगी, फिर बजाएगा तालियां पीपल, अपनी कुर्सी में लक्ष्मी नाचेगी। नवे सूरत के संग चलना है, काले रातों को भूलना अच्छा, अपनी मेहनत का टुकड़ा खाले को, फटी कंबल में डोलना अच्छा। अभी खेतियां मेरे सलामत हैं, अभी रट्ठे में मेरी ताकत है। सुलेमान खतीब की शायरी की विशेषता है कि ये पहले पहल तो हास्य की तरह लगती हैं, लेकिन जल्द ही सुनने वालों को यह एहसास हो जाता है कि अभी जिस शायरी पे वे हंस रहे थे वह समाज का एक ऐसा दाग है जिस पर हम सबों को शर्मसार होना चाहिए, और तब न हंसते बनता है न रोते। सुलेमान खतीब की शायरी उस जादूगर की तरह है जिसकी टोपी से आप कुछ निकलने की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन निकलता कुछ और ही है। हास्य और व्यंग्य की चाशनी में पिरोई गई उनकी शायरी गांव में रहने वाले विभिन्न तबकों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से सामने रखती है। सुलेमान खतीब की सबसे मशहूर नज़मों में छोरा छोरी का शुमार होता है। इस नज़्म में लड़की की माँ अपनी बेटी की शादी की चिंता में अपनी खाला से बातें कर रही है और लड़की का पिता इन दोनों की बातें सुन रहा है। खाला कहती है कि वह अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रही है और अपने बेटे की तमाम कुरूपताओं को भी वह ऐसे सुनाती है जैसे यह कोई बहुत छोटी सी बात हो। खाला कहती है, मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है। तुम्हें दिल में जरा नको सोचो, हाथ आया तो हीरा होना है। चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवरे के बन में खुशबू है। खुले दिल की हूँ सब बताती हूँ, बात पहलेश में बताती हूँ। तुम कांतों भी लड़ते बैठेंगे, खुला मुकलाइश में बताती हूँ। छोरा तिरपट है और लुल्ला है, सीधी आंखी में उसकी फुल्ला है। मुंह को चेचक के खाली दागा है, रंग डांबर से जरा खुला है। और अपने कुरूप और नकारे बेटे के लिए भी खाला को परी या अप्सरा से कम सुंदर बहू नहीं चाहिए। उसे ऐसी बहू चाहिए जो घर का सारा काम करे,
ऐसी बहू चाहिए जो घर के सभी सदस्यों को खाना बनाकर खिलाए और खुद भूखी सो जाए। उसे ऐसी बहू चाहिए जो यदि ससुराल की ज्यादतियों की वजह से मर भी जाए तो वो न भूले। बहू कैसी होनी चाहिए वह बताते हुए वह लड़की की माँ से कहती है, छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी, उसके लखन से चांदनी पड़ना, चांद पावा के फूल दिसना जी, मुंह को देखे तो भूख सड़ जाना, प्यासे अंखिया की प्यास मर जाना, लचके कमर तो बेंत शर्माना, चोटियां देखे तो सांप डर जाना, जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, लाल होठा तो गुंची मर जाना, अच्छे गुण हो कि अच्छा पाँव हो, घर में लक्ष्मी की सर की छाँव हो, हांडिया धोने को उसको आदत हो, बोझा ढोने को उसको आदत हो, सारे घर बार को खिला दे को, भूखा सोने की उसको आदत हो, पाक सीता हो सच्ची माई हो, पूरी अल्लाह मियाँ की गाई हो, गल्ला काटे तो हंसते मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। और लड़की की माँ जानना चाहती है कि उसे दहेज में क्या देना पड़ेगा, और खाला दहेज की बात बताते हुए कहती है, बाहर वाले तो बहुत पूछेंगे, घर का बच्चा है घर का दियो और दो, रेडियो साइकिल तो दुनिया देती है, अल्लाह दे रही है तो एक मोटर दो, बहुत चीजा नको जी थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस। और लड़की का बाप जो अब तक सारी बातें सुन रहा होता है दुखी होता है, और यहीं सुलेमान खतीब हास्य से उस दर्द पर आ जाते हैं जहां दहेज समाज का एक ऐसा नासूर बन चुका है जिसकी आंच में कई घर तबाह होते जा रहे हैं। लड़की के पिता की तरफ से सुलेमान खतीब लिखते हैं, जिसकी बच्ची जवान होती है उसकी आफत में जान होती है, बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है, जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दें, लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे, ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को क्या सुहाती है। एक और नज़्म 28 तारीख में सुलेमान खतीब ने मौत जैसे विषय को जिस तरह लिखा है वह कोई ऐसा शख्स ही लिख सकता था जिसने गरीबी को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया हो। एक औरत के पति की मृत्यु हो जाती है और नज़्म में वह औरत अपने पति से, मरे हुए पति के साथ बात करती है। मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन गरीबी का आलम यह है कि पत्नी शिकायत कर रही है कि 28 तारीख को क्यों मरे, महीना पूरा करके तनख्वाह लेकर मरते ताकि घर का राशन पानी 1 महीने तक तो चलता। वो कहती है, रोज लड़ को जान खा खा को, अच्छा जंगल में सो गया आको, मुंडी काकी को पहले मरना था लेके मुट्ठी में जान बैठी है, ऐसा मरना भी काय का मरना जी, घर में बेटी जवान बैठी है, कितने लोगों के पावा पर को घर से मैयत को मैं उठाई हूँ, जीना मरना तुम्हारा कर्जे का आज फूला उधार लाई हूँ, इतना एहसान हम पे करना था तनख्वाह लेने के बाद मरना था। सुलेमान खतीब ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को अपने संस्कार, अपनी विरासत और अपने समाज से जोड़ कर रखना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं किया, पर इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे अपने रस्मों रिवाज को भी जाने पहचाने। एक नज़्म लंदन पलट बेटा बाप की कब्र पर में सुलेमान खतीब एक ऐसे बेटे के बारे में लिखते हैं जिसके पिता की मृत्यु हो गई है। बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, उसे फातिहा पढ़ना तक नहीं आता, और बेटा अपने पिता की कब्र पर आकर कहता है, लवली फादर मजे में सोता है, हम तो दुनिया में बोर होता है, अपने दिल में तुम्हारा इज्जत है, कितने ऑनर का जीना जीता है, जितना मिलता है हम तो जुए में, नाम लेको तुम्हारा पिता है, फूला लाना बिसर गया फादर, हम तो कब्रों पे की के जाता नहीं, फातिहा देना बहुत बोलिया था, फातिहा देना तो मुझे आता नहीं, कॉन्वेंट में मुझे पढ़ाए थे, कहाँ से फातिहा मुझे सिखाए थे, जाओ जन्नत में जाको जीते रहो, अब भी पीता है तुम भी पीते रहो। एक शायर की इज्जत में सुलेमान खतीब एक शायर और उसके दोस्त के बीच के संवाद को विषय बनाते हैं। एक मुशायरे से लौटते समय दोस्त का सामना शायर से होता है। शायर मुशायरे में बड़ी अच्छी शायरी पढ़कर आया है और वहाँ हुए सम्मान से बहुत खुश है। शायर कहता है, क्या बोलूं, गोरे गोरे चांदनी के सर के हाथा देवता समझ के मुझे फूला पिला रहे थे, उठो सदर ये बोला, भारत का ये रतन है, अनमोल इसके बाता, हीरे का हर सुखन है। और शायर अपने बारे में इतनी सारी बातें बताकर अंत में वह बात कहता है
जो सुलेमान खतीब की शायरी की विशेषता है। अच्छी शायरी से घर नहीं चलता, लोग अच्छी बातें कह देते हैं, शायर उनसे खुश हो लेता है, लेकिन भूख प्रशंसा से नहीं मिटती। भूख के लिए तो रोटी ही चाहिए। शायर अपने दोस्त से कहता है, इज्जत है कितनी मेरी, दुनिया को तू बता दे, भूखा हूँ कल से पाशा, एक चाय तो पिला दे। सुलेमान खतीब संवेदनाओं के शायर हैं। सुलेमान खतीब उपमाओं के शायर हैं। छोटी छोटी बातों को भी अपनी उपमाओं से वे ऐसा जीवंत कर देते हैं कि पाठक उसकी खुशबू में खो जाता है। याद पर उनकी एक प्रसिद्ध नज्म है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यादें कैसी होती हैं। याद बोले तौखियां झुकाने का नाम, एक नक्शा बना को मिटाने का नाम। याद बोले तो दिल में छुपाने की बात, जरा चुप जरा सोच को मुस्कुराने की बात। यानी यादें प्रेम में आंखें झुका लेने जैसी हैं, या मन ही मन कोई नक्शा बनाकर मिटा देने जैसी हैं। यादें ऐसी हैं जैसे कोई बात दिल में छुपा ली जाए और फिर उसे याद करके खुद ही मुस्कुराया जाए। सुलेमान खतीब लंबे समय तक मंचों पर सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले शायरों में रहे। श्रोता उन्हें सुनने के लिए घंटों इंतजार करते। लंबे अरसे बाद श्रोताओं को कोई एक ऐसा शायर मिला था जो उनकी जबान में उनकी ही समस्याओं को उनके ही सामने इस अंदाज से पेश कर रहा था कि वे हंसे भी और अपने दर्द का भी अनुभव करें। 17 अक्टूबर 1978 को सुलेमान खतीब एक मुशायरे में शिरकत करने हैदराबाद आए, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें बुखार हुआ और इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। 21 अक्टूबर 1978 को सुलेमान खतीब का निधन हो गया। हास्य और व्यंग्य लिखने वाले कई शायर आएंगे, लेकिन दक्षिणी भाषा में जिस सहजता और सरलता से लिखकर सुलेमान खतीब ने जिस तरह अपने पाठकों और श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई, उसे दोहरा पाना शायद ही किसी के लिए संभव हो। दक्षिणी और हिंदी भाषा के चाहने वाले लोग इस इंतजार में रहेंगे कि कब कोई और सुलेमान खतीब आए और इस भाषा की खूबसूरती को चांद लगाए, और तब तक यही मुनासिब है कि हम सुलेमान खतीब और हिंदी में उनके योगदान को, उनकी शायरी और उनके नज़्मों के हवाले से याद करते रहें। मैं एक बार पुनः ये अवसर देने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ।